डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश के किसानों की जिंदगी में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 7 बड़े फैसले पर लगाई मुहर। कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 कार्यक्रमों के लिए 14,000 करोड़ रुपए को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का किया शुभारंभ। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जनवरी 2025 तक देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया कर लेगा पूरी। 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स बनाने पर दिया जा रहा है जोर। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि से जुड़े 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी के साथ कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए के अलावा पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। बदलते वक्त के साथ खेती में नई सोच, नई तकनीक और इनोवेशन की जरूरत है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्रालय और नाबार्ड ने मिलकर एग्रीश्योर की शुरुआत की है। इसके जरिए उन स्टार्टअप को पूंजी मुहैया कराई जाएगी जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप जो किसानों को नई तकनीकों के उपयोग और कृषि से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए नए समाधान को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीश्योर फंड के जरिए कृषि और ग्रामीण विकास में नए अवसरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सभी योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं पहले अलग अलग पोर्टल पर मिलती थीं। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश करने वालों को दिक्कत होती है। इसलिए इन सभी को इंटीग्रेट करके एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम कृषि निवेश पोर्टल है। इसमें कई इनोवेटिव फीचर हैं। इसमें एक नेशनल डैशबोर्ड भी है जिसमें सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी जा सकती है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र का विकास, आत्मनिर्भरता के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सशक्तिकरण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय जनवरी 2025 तक देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण पूरी कर लेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के भीतर 2 लाख नए PACS को डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के रूप में विकसित करने के लिए हर पंचायत में सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में जिलावार फसलों का ई-सर्वे होगा। इसके लिए कृषि विभाग ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और पूरे राज्य में उत्पादकता में सुधार करना है। सरकारी आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि फसल कटिंग प्रयोगों के आधार पर फसल उत्पादन अनुमान, भारत सरकार की निर्धारित CCE एग्री ऐप
और GCE ऐप का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से ई सर्वे किया जाना चाहिए। सर्वे के माध्यम से कृषि विभाग प्रदेश में खरीफ, रबी और जायद फसलों का रकबा और उत्पादन का सटीक अनुमान लगा सकेगी। इससे सरकार को अपनी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में भी मदद मिलेगी। खरीफ फसलों की बुआई में इस साल बम्पर उछाल आया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 30 अगस्त तक 1087.33 लाख हेक्टेयर खेत में फसलों की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में लगभग 1067 लाख हेक्टेयर एरिया ही कवर हुआ था। यानी पिछले वर्ष के मुकाबले एरिया में 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान धान की खेती का है। धान की बुआई ने इस साल सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल अब तक देश में 409 लाख हेक्टेयर खेत में धान की बुआई और रुपाई हो चुकी है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15 लाख हेक्टेयर अधिक है। पिछले साल इस अवधि तक सिर्फ 393.57 लाख हेक्टेयर खेत में ही धान लगाया गया था। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में किसानों के लिए अपनी उपज को बेचने के लिए एक संगठित और पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंडी प्रणाली का गठन किया गया। मंडी किसानों के लिए कितना उपयोगी है और मंडी से जुड़कर किसान किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत रखती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंडी प्रणाली किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी है, क्योंकि मंडी किसानों को उनकी उपज को बेचने का एक संगठित, पारंपरिक और सुलभ माध्यम उपलब्ध करती है। मंडी व्यवस्था एक संगठित बाजार का निर्माण करती है, जहां किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं। मंडी प्रणाली किस तरीके से काम करती है, मंडियों में उपज की कीमतें कैसे तय होती हैं, मंडी में बिचौलियों और एजेंट की भूमिका क्या होती है, देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। एक और दिन रात किसान अपनी खेतों में मेहनत करते हैं। किसानों की मेहनत का फल मंडी में बिकने वाली फसल के रूप में सामने आता है। मंडी व्यवस्था किसानों की उपज के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक ढांचा प्रदान करती है, जहां किसान अपनी फसल को बेचते हैं। ये व्यवस्था सरकार, मंडी समिति और व्यापारियों के सामूहिक प्रयास से संचालित होती है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे बिचौलियों की भूमिका, पारदर्शिता की कमी आदि। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और मंडी समितियां समय समय पर सुधारात्मक कदम भी उठाती हैं। मंडी में नई फसल आने पर मंडी प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मंडी प्रशासन सुनिश्चित करता है कि नई फसल की आवक के दौरान मंडी का संचालन और व्यवस्था सुचारू हो। मंडी प्रशासन किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। इसके अलावा मंडी प्रशासन किसानों को नई नीतियों, नियमों और बाजार की जानकारी देने का काम भी करते हैं, ताकि किसान अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से बेच सकें। कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो एक उत्साह तो होता ही है। तो हमारे निज़ामाबाद में भी जो जनवरी से लेकर जून तक जो हल्दी के क्रॉप का मेन सीज़न है,
तो हमारी मार्केट कमेटी पूरा गवर्नमेंट उसका साथ देती है किसान को यहाँ पे मार्केट में माल लाने के लिए। और हमारे यहाँ पे कमीशन एजेंट की व्यवस्था है, तो कमीशन एजेंट्स उनसे पूरा डे टू डे कनेक्शन में रहते हैं। जब भी उनको कोई अमाउंट चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, उसके बाद में जब वो तैयार हो जाते हैं मार्केट में लाने के लिए, तो उस टाइम पे वो हमारे यहाँ पे मार्केट में लाते हैं। तो हमारे मार्केट कमेटी में जो भी है इनाम की व्यवस्था है, इनाम के द्वारा ही पूरा मार्केट में जो भी उनकी क्रय विक्रय है इनाम के द्वारा ही होती है, ऑनलाइन होती है। तो मंडी में वो हमारे किसान माल लेके आते हैं, वो हिप लगाते हैं, उसके ऊपर एक आईडी दी जाती है मार्केट कमेटी द्वारा। फिर हम सभी बायर्स उसको जाके मार्केट क्वालिटी चेक करके अपना अपना रेट डालते हैं। जो सक्सेसफुल बिडर है उसको शाम में 3-4 बजे के आसपास जो भी रेट जो सक्सेसफुल डाला है उसको उसका अलॉटमेंट होता है। ये किसान पे निर्भर करता है कि वो इस रेट में दे या न दे। अगर वो न देना चाहता है तो सेकंड डे वापस पार्टिसिपेट हो सकता है, अगर वो देना चाहता है तो सेम डे पेमेंट हो जाता है और किसान को उसी दिन उसका पैसा हमारे यहाँ पे कमीशन एजेंट दे देती है। मंडी में उपज की बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शी होती है। वहाँ नीलामी होती है। नीलामी में व्यापारी बोली लगाते हैं और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यापारी को फसल बेची जाती है। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मंडी प्रशासन इस प्रक्रिया की निगरानी करता है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। निज़ामाबाद मंडी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसान की सुविधाओं का काफ़ी पर्याप्त ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जब किसान माल लाता है तो उसको एक टोकन या लॉट नंबर अलॉट किया जाता है मंडी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, और हर ढेरी का अलग अलग टोकन उनको अलॉट किया जाता है। उसके पश्चात जो है इनाम व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है सरकार द्वारा। तो सभी व्यापारी जो है माल की क्वालिटी चेक करके उस हिसाब से अपनी अपनी बिडिंग डालते हैं, और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको जो है अलॉटमेंट होता है। और इसमें किसानों के लिए यह ध्यान रखा गया है कि हाईएस्ट बिडिंग आने के पश्चात भी अगर किसान उस दर में संतुष्ट नहीं है तो वह माल देने से मना कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। मंडी में किसी फसल का भाव तय होना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई कारकों का योगदान होता है। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे। साथ ही मंडी प्रशासन को भी किसानों के हित में नीतियों का निर्माण करना होता है, जिससे वे अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। फसल का भाव नियंत्रित करने में किसानों, व्यापारियों और मंडी प्रशासन की सामूहिक भूमिका होती है, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विकास सुनिश्चित होती है। देखिए, जहाँ मंडी है वो ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे यहाँ पे किसान आता है, अपना एक हिप लगाता है। हमारे यहाँ पे निज़ामाबाद में अगर किसान एक बोरी भी हल्दी लाता है तो उसका इंडिविजुअल हिप लगता है और उसको लॉट आईडी अलॉट होती है। उस पर जो भी बायर है 5, 7, 10 जो भी बायर है, हर आदमी पार्टिसिपेट होता है। उसके बाद में उसको रेट आता है। अगर मंडी की जहाँ व्यवस्था नहीं है तो एक आध बायर जाएगा और वो एक आध बायर ही जो रेट देगा वो किसान को वही रेट लेना पड़ेगा। मंडी में आने से उसको 10 नमूने के बायर मिलते हैं। जितने भी हमारे स्पाइसेस वाले हैं या एक्सपोर्ट वाले हैं, सब लोग पार्टिसिपेट होते हैं। तो इससे क्या है, किसान को बढ़िया रेट मिलता है। मंडी किसानों के लिए फसल बेचने का मुख्य प्लेटफॉर्म होता है, जो कि मंडी किसानों को संगठित तरीके से अपनी उपज के व्यापार का मौका देता है। मंडी में किसान अपनी उत्पादों की नीलामी या बातचीत के माध्यम से मूल्य तय कर सकते हैं। यदि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता तो वे उत्पाद को वापस भी ले सकते हैं। मंडी में स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे किसान को अपने उत्पाद के लिए एक स्थायी ग्राहक मिल सके। ऑनलाइन खरीदी में किसान अपने उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते हैं। ऑनलाइन खरीदी से किसानों को देश भर या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलती है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिल सकता है। ऑनलाइन माध्यम से किसान को मंडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनके समय और यात्रा खर्च की बचत होती है। मोदी जी ने जब से इनाम चालू किया है, निजामाबाद पहली मंडी है जो इनाम हल्दी में चालू की थी। अब तो पूरे आइटम इनाम में बिक रही है। तो किसान को पहले क्या था कि डाउट था कि 4-5 व्यापारी मिलकर ऑप्शन लगाते हैं तो मिल गया वो शायद।
अब क्या होगा कि जब से किसान को इनाम में डालने लगा, टोकन नंबर आता है, आप हर व्यापारी आता है अपने अपने भाव लिख के जाता है, कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं ना, सिंडिकेट है, तो क्या ओपन मार्केट होगा ये। आप दिल्ली से बैठ के भी मार सकते हैं आप निजामत की मंडी कुपे का माल। अगर मेरे को दिल्ली वाला पार्टी बोलता है भाई ये कुपा, ये नंबर, लॉट नंबर, इसका माल कैसा है, मैं बोलता हूँ ठीक है अच्छा माल है, आपको चलता है, तो वो वहाँ से भी रेट डाल सकता है। मैं किया हूँ ये चीज़ कि हमारे पूना वाले व्यापारी हैं, वहाँ यहाँ मक्के का रेट देता था, कुपे का नाम मॉइस्चरिता लिख के देता था और रेट वहाँ से मारता था और कांटा तुला के मैं भी जाता था। मंडी के अलावा ई-नैम प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं। ई-नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार ने साल 2016 में शुरू किया था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। ये प्लेटफॉर्म मंडी प्रणाली को एकीकृत और डिजिटाइज करता है ताकि किसान अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में सीधे बेच सके। ई-नैम के जरिए किसान अपनी उपज को ऑनलाइन सूचीबद्ध कर सकते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय मंडियों के साथ साथ देश भर की दूसरी मंडियों से भी जुड़ने का मौका मिलता है। ई-नैम के माध्यम से ट्रेडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है, क्योंकि सभी लेन देन ऑनलाइन होते हैं और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। इस ई-नाम के द्वारा मैं विश्वास से कहता हूं कि अब मेरा किसान तय करेगा कि उसका माल कहां बिकेगा, कब बिकेगा, कितने दाम से बिकेगा, इसका फैसला मेरा किसान करेगा और कंज्यूमर को कभी कोई बोझ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। भी ई-नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है और मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई-नाम पर लोग आएंगे। किसान अपनी उपज को मंडी और ई-नैम प्लेटफॉर्म के अलावा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर भी बेचते हैं, क्योंकि NCDEX पर व्यापार पूरी तरह से पारदर्शी है। वहां किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलता है, क्योंकि ये ऑनलाइन बोली पर आधारित होती है। इसमें कीमतें मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होती हैं। NCDEX पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिससे किसान अपनी उपज के लिए अग्रिम कीमतें लॉक कर सकते हैं। इससे भविष्य में कीमतों में गिरावट के जोखिम से बचा जा सकता है। मंडियों में कीमतें स्थिर नहीं होती और विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकती हैं। NCDEX पर कई खरीदार होते हैं, जिससे उपज की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। NCDEX के साथ कई वेयर हाउस जुड़े होते हैं, जहां किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर कीमत मिलने तक स्टोर कर सकते हैं। NCDEX से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि NCDEX जैसे किसानों को या व्यापारी के दिमाग में तेजी मंदी लग रही है, तो NCDEX में 6 महीने का फॉरवर्ड व्यापार चलता है। उसमें अगर आदमी को जैसा उसका ये ध्यान है, तेज़ी का है, तो तेज़ी में माल लेके चल सकता है। अगर मंदी का है तो वो बेच के भी चल सकता है। तो बहुत बड़ी इसकी NCDEX की फैसिलिटी है, परंतु आजकल लोगों को थोड़ा उसका उतना नॉलेज नहीं रहने से NCDEX की उतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हैं। और NCDEX में ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टमेटिक काम होता है। यहाँ पहले लैब का आदमी सैंपल ड्रा करता है, सैंपल ड्रा करके वो लैब में पास के लिए जाता है, और जो NCDEX के नॉर्म्स है, अगर वही नॉर्म्स रह गए तो वो सैंपल पास होगा, और सैंपल पास होने के बाद ही NCDEX के गोडाउन में माल अंदर लिया जाता है। मंडी व्यवस्था किसानों को बड़े और विविध बाजार तक पहुंच प्रदान करती है। मंडी में विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी आते हैं, जिससे किसानों की फसल को अधिकतम संभावित खरीदार मिलते हैं। इससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य पाने का अवसर मिलता है। मंडी में व्यापार के दौरान किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सब्सिडी, भंडारण की सुविधा और अन्य तकनीकी सहायता शामिल है। मंडी में व्यापार नियंत्रित और नियोजित तरीके से होता है। सरकार और मंडी प्रशासन समय समय पर नियम और कानून बनाते हैं, जो व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। इससे किसानों को व्यापार में धोखाधड़ी से बचने और उचित लाभ प्राप्त करने में
सहायता मिलती है। निजामाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी प्रणाली किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए एक संगठित और सुरक्षित बाजार प्रदान करती है। हालांकि इसमें पारदर्शिता की कमी और बिचौलियों की भूमिका जैसे कुछ गंभीर मुद्दे भी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपको लेकर चलेंगे एनसीडीएक्स पाठशाला में। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत लाइट को करना हो पस्त तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मंडी.com में। वेयर हाउस रसीद प्रणाली क्या है? वेयर हाउस रसीद प्रणाली के तहत किसानों को गोदाम में रखे अपने कृषि उत्पादों के आधार पर कर्ज प्राप्त करने की सुविधा कैसे मिलती है? वेयर हाउस में स्टोर किए गए उत्पाद के बदले कौन सी रसीद जारी की जाती है? जारी की गई रसीद से कैसे कोई किसान वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? वेयर हाउस से जुड़ी कुछ जानकारियां आइए जानते हैं आज की एनसीडीएक्स पाठशाला में। एनसीडीएक्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ फार्मर्स को सस्ते दरों पे इफेक्टिव कृषि धिराण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पुराने ज़माने में तो एक जो परंपरागत कन्वेंशनल मेथड तो ये थी कि खेतों में खड़ी फसल पर शाहूकार से किसान ऋण ले आता था जिस पे भारी मात्रा में ब्याज होता था और कभी कभी तो पूरी फसल उसमें डूब जाने के बाद भी वो कर्जा चुका नहीं पाता था और कभी कभी उसको मजबूरन आत्महत्या करने जैसे विवश होने पड़ता था। आज जब ये बैंक्स को एग्री क्रेडिट के लिए कहा गया है कि भाई ये टॉप प्रायोरिटी सेक्टर है, कृषि एग्रीकल्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए फार्मर्स को समय सर पैसा मिलना चाहिए, इफ़ेक्टिवली क्रेडिट मिलनी चाहिए, तो यहाँ वेयर हाउसिंग का एक अहम रोल आता है। जो भी मान्य वेयर हाउस है, एक्रेडिटेड वेयर हाउस है, उसमें जो माल रखा गया है उस माल की क्वालिटी पे जो लेंडर है, जो धिराण देने वाला है, वो एश्योर्ड है। उसको एक तरह का एश्योरेंस है कि मैं जिस माल पे कोलेट्रल के हिसाब से माल पे धिराण दे रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ, उसमें मेरे को कोई लॉस नहीं आएगा, क्वालिटी और वो सब पैरामीटर ठीक ठाक है। तो यहाँ फार्मर क्रेडिट एक्रेडिटेड वेयर हाउस में अपनी माल स्टॉक करके उस पे से बैंक के पास जाके धिराण ले सकता है, जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे मिलता है, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। या तो पैरा बैंकिंग सेक्टर जो है जैसे एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्पेशली जो कृषि धिराण में कार्यरत है, उसके यहाँ से भी ये धिराण ले सकता है। ये आगे जाके इसमें काफ़ी ग्रोथ आ जाएगा। अभी धीरे धीरे इस दिशा में डब्ल्यूएसपी और एनबीएफसी का जो पैरा बैंकिंग सेक्टर है वो डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे वेयर हाउसिंग बढ़ता जाएगा, एक्रेडिटेड वेयर हाउसिंग आते जाएंगे और उस तरह सिस्टम ग्रो होती रहेगी, तो ये फार्मर इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।